नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अब तक जैसे हम चर्चा कर रहे थे भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के बारे में। तो इसके बारे में जैसे अब तक हम चर्चा कर चुके थे कि प्रागैतिहासिक काल का जो समय रहा, टाइम पीरियड रहा, किसके समय के कौन कौन से चित्र मिले हैं। तो जैसे मैंने बताया था, इससे पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। उसके बाद में जैसे फिर हमने चर्चा करी थी कि ये हमारे जैसे भारत के अंदर किन किन राज्यों के अंदर किन किन स्थानों पर इन चित्रों की हमें ये चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसके अंदर मान लो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से पंचमढ़ी के बारे में मैंने बताया था, और अलग अलग जो स्थान थे उनके बारे में बताया, पहाड़गंज, रायगढ़, भीमबेटका और मंदसौर, होशंगाबाद, आदमगढ़, ऐसे ही भोपाल क्षेत्र के बाद सिंगापुर, है ना। और उसके बाद में जैसे मान लो बिहार के बारे में मैंने बताया कि बिहार के चक्रधरपुर, सिंगनपुर, शाहाबाद, और दक्षिण भारत के अंदर भी जैसे रायचूर, कुप्पगल्लू, बेलारी, वसनगुड़ी आदि जो स्थान थे उनके बारे में हमने चर्चा करी। और इस तरह से जैसे इन चित्रों के बारे में, इनके जो स्थान थे उनके बारे में विस्तार से अपन चर्चा कर चुके थे। और राजस्थान के अंदर जैसे बताया था, राजस्थान के जैसे कोटा के पास मलानिया जो जगह है, नदी है, उसके पास में है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मिले हैं, जिनमें मिर्ज़ापुर है, सोरो घाट है, लिखुनिया है, मणिकापुर है। इस तरह से करियाकुंड है और सोहरी शाप है। इस तरह अनेक जो स्थान हैं, उन स्थानों पर कौन कौन से चित्र हमें प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। उसी प्रकार अब आज जैसे हम आज चर्चा करेंगे कि इन जो प्रागैतिहासिक काल के जो भारतीय प्रागैतिहासिक जो चित्र रहे हैं, इन चित्रों का क्या उद्देश्य रहे और इनसे क्या प्रेरणा मिलती है। तो जैसे गुहावासी जो यानी जो प्री हिस्टोरिक गुफावासी जो मानव आखेट करने से पूर्व आदिम पशु का चित्र बनाकर कुछ जादू, टोना, टोटका आदि करके अपने आखेट की सफलता पर विश्वास करता था। मतलब कि जो प्री हिस्टोरिक काल का, इस काल का जो व्यक्ति था, आदिम मानव था, उसके दिमाग में एक साइकोलॉजी या उसका ये कह सकते हैं जो टोना टोटका इस तरह जो अंधविश्वास जो कह सकते हैं वो इसके विचार में था। तो उसकी ये धारणा रहती थी कि जिस भी चित्र का ये जिस भी जानवरों का शिकार करना हो, तो उस जानवर को, जैसे मान लो उसको आज की डेट में ये कह सकते हैं प्लानिंग, तो वो किस तरह से उसकी शिकार की प्लानिंग करते थे। उसका जैसे मान लो उनकी फिर ये धारणा भी थी, मन में एक उनका एक विश्वास था कि जिस शिकार का या जिस जानवर का हमें शिकार करना है, तो उसका पहले वो चित्र बनाते, उस चित्र बना के और उसके चारों तरफ किस तरह से उसकी प्लानिंग करते थे, किस तरह से बाहर से वार करना है, किस तरह से उस पर वार करना है। तो ये इस तरह से जादू, टोना, टोटका आदि की उस तरह से वो इनकी सफलता जो उसकी थी, उस सफलता के लिए इन जादू, टोना, टोटका पर वो विश्वास करता था। और उसका जो विश्वास था कि जिस पशु को वह चित्र रूप में अंकित करता है, वह उसके वश में सहजता और सरलता से आ जाता है, ऐसा उसका अपना विश्वास था। दरारों में जो दरिया हैं, दरियों में प्राय ऐसे चित्र मिले जिनमें तीरों, बर्छों या भालों से बिंधे हुए पशु अंकित किए गए हैं। मतलब जो गुफाएं हैं, चट्टानें हैं, उनमें इस तरह के चित्र मिले हैं जिनके अंदर जो तीरों से, बर्छों से, भालों से पशुओं को बींद रखा है, जैसे उनके ऊपर इतने बाण चला रखे हैं, अंकित किए हुए इस तरह के चित्र मिले हैं। और अनेक आखेटक समूहों को चित्रित कर आहत पशु के चित्र के सहारे पशु के अनेक अंगों पर भी आक्रमण तथा प्रहार करने की शिक्षा लेता था। एक तरह से वो ट्रेनिंग करता था, प्लानिंग करता था। यूँ भी उस समय पशु को मारकर खाना आता था। उसके बाद उल्लास में नृत्य, गायन आदि करना आदि मनुष्य की दिनचर्या थी। और गुफावासी जो मानव अपने जीवन में सफलता पाने को, उसको भय को दूर करने तथा अदृश्य जो शक्तियों की पूजा के लिए ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में प्रयोग करता था, जिनमें जैसे त्रिभुज है, वृत्त है, आयताकार है, स्वस्तिक है, षटकोण है, अंकों हैं तथा रेखाओं आदि अनेक प्रतीक चिन्हों को चित्रित कर वह जादू, टोना, टोटका या जादू, इसको कहते हैं टोना, टोटका, जादू का निजात इस तरह से करके वो अपने आप को, एक मन को तसल्ली देता था, उनसे वो निजात पाता था। तो उसकी एक धारणा थी, उसके अंदर एक ये अंधविश्वास कह सकते हैं, उसको एक आत्मविश्वास कह सकते हैं। तो उसका जो एक विश्वास था कि किसी भी पशु या पक्षी को उसका चित्र बना कर उस पर किस तरह से भालों से वार करके, उस पर किस तरह से कितने तीरों से वार करके वो उसको किस तरह से घायल कर सकते हैं, किस तरह उसका शिकार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उस पर वो करते थे। और उसके अलावा जो जादू, टोना, टोट के जिनमें वृत्त है, गोले हैं, आयताकार है, स्वास्तिक है, षटकोण है, अंक है तथा रेखाओं आदि के अनेक प्रतीक चिन्हों को भी चित्रित करके वो जादू, टोना, टोटका का कर पाता था इन पे।
अब जैसे आदिम चित्रकारों की विषय वस्तु, इन चित्रकारों की क्या विषय रहे हैं, कौन कौन से प्रमुख विषय, हालांकि हम इससे पूर्व चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी और तो जिन जैसे विषय के रूप में हम ये अलग से इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जैसे आदिम मनुष्य के जो चित्रों की प्रमुख विषय जो वस्तु थी, वो सर प्रमुख जो विषय वस्तु थी वो रही थी शिकार यानी आखेट। और उसके अंदर जैसे बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गेंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। तो उसके ये कह सकते हैं जो आदिम जो अपना गुफावासी जो चित्रकार थे, प्रीहिस्टोरिक काल का जो चित्रकारों के जो प्रमुख जो विषय रहे हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर जो प्रमुख सब्जेक्ट था उनका क्या रहा है, वो रहा है शिकार से संबंधित। और शिकार में किन किन जानवरों का किया उसने, जैसे बारहसिंगा है, महिष है, हाथी है, घोड़ा है, सुअर है, गेंडा है, भालू है, हिरण है, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित उसने किया है। और इन पशुओं का उसने पीछा कर उनमें दैत्य जैसी शक्ति का अनुभव किया था। और इन पशुओं की गति और शक्ति पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी एक तरह से। और पशुओं के मांस से उसकी उदर शुदा भी मिटती थी, यानी उसकी भूख भी शांत होती थी। पशुओं का जो शिकार करता था और शिकार करके उनको खाता था, उसके मांस को खाता था, उससे वो उनकी भूख को शांत करता था। और उसकी खाल से वह अपनी शरीर को ढकता था। यही कारण है कि उसने दौड़ते, छलांग, उछलते, गिरते, प्रहार करते शिकारियों, सींग मारते हिंसक पशुओं या आक्रमण करते गतिशील पशुओं के चित्र में अत्यधिक सजीवता दर्शाई है। क्योंकि उसका जो मेन उद्देश्य था, उसका जो मेन सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट क्या रहा है, वो शिकार। और शिकार के लिए उसको जो टोने टोट के वो यूज कर रहा है। शिकार करने के बाद वो उल्लास कर रहा है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, खुशी उल्लास का आनंद कर रहा है। तो इस तरह से जैसे ये कह सकते हैं कि जो आखेट के सींग मारते हिंसक पशुओं या आक्रमण करते गतिशील पशुओं के चित्रण में अत्यधिक उसने सजीवता दर्शाई है। और दूसरे स्तर में जैसे कैसे कह सकते हैं हम, नव प्रस्तर युग में भयानक जीव जंतु मित्र के रूप में चित्रित हैं। उदाहरण के लिए घुड़सवार है, पशुओं को चराते, उनका दूध दूहते, वे कृषि का कार्य करते हुए इत्यादि। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी मानव आकृतियों को तीर, कमान, भाला, लाठी, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, गंडास आदि शस्त्रों के साथ में दिखाया गया। यानी कि जो प्रथम स्तर के जो चित्र हैं उनके अंदर तो अधिकांश क्या है, शिकार और शिकार से संबंधित उनके जो पशु पक्षी हैं। दूसरे स्तर में उसने कुछ हद तक इन पशुओं पे अपनी वो मतलब कामयाबी उनको कंट्रोल में कर लिया था, उनको उसके ऊपर उन पे अपना नियंत्रण कर लिया था। और उनको जैसे अपने खेती बाड़ी के अंदर उसके अंदर भी उनको यूज करने लगा। गाय भैंसों से उनके दूध के यूज में लेने लगा, कृषि के कार्य में उनको लेने लगा। साथ ही जैसे वो जो स्त्री है, पुरुष है, बच्चे सभी जितने भी जो मानव आकृतियाँ हैं उनको उसने जो तीर है, कमान है, भाला है, लाठी है, त्रिशूल, कुल्हाड़ी आदि इन शस्त्रों का उपयोग करना भी सीख लिया था, सिखा दिया था उनको। सब कुछ तरह से उनके साथ में कर रखा था सम्मिलित। और कृषि जीवन के अंतर्गत जैसे पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार है, शहद का जो संचय आदि रूप भी चित्रित हमें मिलते हैं, के रूप में भी चित्र हमें मिलते हैं। आमोद प्रमोद संबंधित चित्र उनके रसिक जीवन के झांके भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार आदिम मानव ने इन चित्रों में अपने भावों को सरलतम रूपों तथा ज्यामितीय आकारों में संजोया, जो बाल सुलभ प्रकृति के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। और इन जो चित्रों की सीमाएं रेखाएं गतिशील है, यद्यपि चित्र असंयत है, मतलब असंतुलित हैं, लेकिन सरल हैं। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रागैतिहासिक चित्रों में भय, साहस, संवेग तथा धर्म आदि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अवश्य हुई है, लेकिन चित्र संरचना में भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय की कहानी, भय, जादू टोना, धर्म आदि अनेक प्रेरणा भी मिलती रही है। किंतु प्रकृति अथवा प्राकृतिक आपदाओं का अंकन नहीं के बराबर हुआ है। यह आश्चर्य की बात है कि प्रकृति की खोज में लगे आदि मानव ने इन चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधों, नदी, पर्वत आदि को नहीं दर्शाया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं इन चित्रों में प्रागैतिहासिक युग के
मनुष्य का संपूर्ण इतिहास संचित है। अब है रेखाएं। प्रागैतिहासिक काल के कलाकार की रेखाओं में जादुई भावना का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति, शक्ति, संपूजन ऐसा था मानो शिलाश्रव में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के चित्र बना रहे हो। अब जैसे हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों की विशेषताएं क्या रही है, मतलब प्रीहिस्टोरिक काल के जो चित्र हैं उनकी क्या क्या विशेषता रही है, उनकी क्यों क्या मूल प्रवृत्तियां रही हैं। तो पहली जैसे हम ये कह सकते हैं कि चित्र प्राय खुरदरी चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं और अनेक चित्र परस्पर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। दूसरी है चित्र प्राय लाल, गेरू या हिरोंजी, काले, कोयला या काजल, सफ़ेद खड़िया रंगों से बने हैं और इन रंगों को तैयार करने और इस्तेमाल करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता था। तीसरी है चित्रों में कहीं कहीं आकृति की सीमा रेखा को नुकीले पत्थर से खोदकर बनाया गया है जिससे वह स्थायी रहे और वर्षा के पानी से में घुल नहीं जावे। आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग है जो प्राय सांकेतिक जान पड़ते हैं। इनमें स्वास्तिक है, चित्र है, त्रिभुज है, वृत्त है, षटकोण है तथा आयताकार शामिल हैं। पांचवा, ज्यामितीय आकार का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वासों को व्यक्त करने के लिए भी किया गया प्रतीत होता है। छठा अगला है चित्रों में कहीं कहीं जैसे रेखाओं द्वारा या फिर पूर्ण रूप से या पूरक रूप से छापांकन पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। अगला है सातवां, तुलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि को एक सिर से कूटकर बनाई जाती थी और पशुओं के पुट्ठी की हड्डी की प्याली रंग घोलने के लिए काम में ली जाती थी। इस प्रकार प्रागैतिहासिक शिला जो प्रागैतिहासिक काल के जो गुफा चित्र हैं, शिला चित्रों में पर्याप्त सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, अंतरंग सौंदर्य बोध, रूप विन्यासगत वैविध्य, अभिव्यक्ति, रचना कौशल और निजी वैशिष्ट्य उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार इन चित्रों की सरलता, सुगमता तथा सूक्ष्म रेखांकन पद्धति आज के कलाकार के लिए भी एक महान प्रेरणादायक है। तो इस प्रकार हमारा ये जो भारतीय चित्रकला में प्रागैतिहासिक काल का जो प्रीहिस्टोरिक काल का जो अध्याय है, इसके बारे में, इसके स्थानों के बारे में, इसके स्थान के बारे में, इनके कालक्रम के बारे में, इनके कहाँ कहाँ जो चित्र प्राप्त हुए उनके स्थानों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, इनके विषय के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी है। धन्यवाद। आगे अगले वाले इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।